हेलो बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थी आप लोगों का प्रैक्टिकल क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को मैंने माइटोसिस की एक्सरसाइज ऑनियन रूट टिप यानी प्याज की जड़ में समझाई थी। समसूत्री विभाजन के बाद हम दूसरे विभाजन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि है अर्धसूत्री विभाजन। और जैसा कि बच्चों आप लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़ चुके हैं इस बारे में कि अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी रह जाती है, हैप्लॉइड रह जाती है। और इस प्रकार का विभाजन जो है वो हमेशा युग्मकों में होता है ताकि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाए, और जब युग्मक पुनः संयोजित होते हैं, जुड़ते हैं, तो द्विगुणित अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है। जिन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है उन्हें हम मियोसाइट्स कहते हैं। तो इसी क्रम में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए हम ग्रासहोपर या कॉकरोच के वृषण की कोशिकाओं को चुनते हैं। तो प्रैक्टिकल स्टडी के लिए सबसे पहले आपको राइटिंग पेज पे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, और उद्देश्य में है कि आपको एक स्क्वैश प्रिपरेशन करना पड़ेगा, और स्क्वैश प्रिपरेशन के द्वारा आप अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करेंगे कॉकरोच अथवा ग्रासहोपर के वृषण में। आप लोगों ने बुक्स परचेज कर ली होंगी, तो बुक्स में ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसके पश्चात आपको चाहिए लिखने के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड, जो भी सामग्री आपको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान चाहिए वो आप इसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तत्पश्चात आपको मेथड के बारे में लिखना है कि किस प्रकार से आप एक ग्रासहोपर या कॉकरोच का विच्छेदन करेंगे, और विच्छेदन करने के पश्चात टेस्टिस या वृषण को बाहर निकालेंगे और उस कोशिका को स्क्वैश करके उसकी एक पतला थिन सा मटेरियल बना के आप उसमें स्लाइड बनाने के पश्चात उसमें अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों, जो ये मैंने डायग्राम दिए हैं आप लोगों को, ये सभी डायग्राम आप लोगों को ड्राइंग शीट पे बनाने हैं। अर्धसूत्री विभाजन जटिल होता है और इसके अंदर प्रोफेज की अवस्था काफ़ी लंबी होती है। तो प्रोफेज की अवस्था को आपको डायग्राम को ध्यान से बनाना है, इसमें किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि ये अगर आप गलती करते हैं तो एग्ज़ाम में आपके इस बात के नंबर कटेंगे। तो डायग्राम्स के लिए मेरे सभी बच्चों से पुनः आग्रह है कि आप सभी बच्चे डायग्राम पे पूर्ण ध्यान दें और गलत डायग्राम ना बनाएं। तो सर्वप्रथम आप लोगों को जो अध्ययन करना है वो प्रोफेज अवस्था है, और इस प्रोफेज अवस्था के अंदर लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये अवस्था के बारे में अध्ययन करना है। और इसके एक एक दो करैक्टर आपको इस अवस्था के लिखने हैं। जैसे कि लैप्टोटीन, इसमें केंद्रक का आकार और आयतन बढ़ जाता है। गुणसूत्र एकल प्रकार के दिखाई देते हैं, जबकि डीएनए का द्विगुणन पहले हो जाता है। गुणसूत्र लंबे एवं अकुंडलित होते हैं। लैप्टोटीन के अंत में गुणसूत्र में छोटे कुंडलन विकसित हो जाते हैं। फिर आप आइए जाइगोटीन। जाइगोटीन जैसा कि नाम बता रहा है, समजात गुणसूत्रों में युग्मन प्रारंभ हो जाता है और ये क्रिया सिनेप्सिस कहलाती है, और इसमें निर्मित गुणसूत्र युग्म बाइवेलेंट कहलाते हैं। तीसरी अवस्था में आइए, वो आपको लिखनी है पैचिटीन। पैचिटीन में समजात गुणसूत्रों के मध्य जीन विनिमय और पुनर्योजन की घटना होती है। इस समय टेट्राड अवस्था स्पष्ट दिख रही होती है। या आप देख ही रहे बच्चों, पैचिटीन के अंदर टेट्राड अवस्था यानी कि चार क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए हैं। 2 समजात गुणसूत्र एवं 2 सिस्टर क्रोमेटिड उपस्थित होते हैं। प्रत्येक समजात के क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं, और पैकिटीन प्रोफेज की सबसे
लंबी अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था में जीन विनिमय की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तत्पश्चात आइए आप डिप्लोटीन में जो जीन विनिमय की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी होती है और टेट्राड के चारों क्रोमेटिड आपको दृश्य हो रहे हैं और अंत में क्याज्मा गुणसूत्रों के सिरे की तरफ विस्थापित हो रहे हैं और ये क्रिया टर्मिनलाइजेशन की कहलाती है। डाइकाइनेसिस, इस अवस्था में क्याज्मा की संख्या में कमी आ जाती है और समजात गुणसूत्र केवल अंतिम सिरों के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। डाइकाइनेसिस, इस अवस्था में क्याज्मा की संख्या में कमी और गुणसूत्र केवल अपने अंतिम सिरों के द्वारा ही जुड़े रहते हैं और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट, इसमें गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर ध्रुवों की तरफ होता है और भुजाएं विषुवत रेखा की तरफ होती हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर पृथक इकाई का कार्य करता है, यद्यपि सेंट्रोमियर दोहरा होता है जबकि क्रियात्मक रूप से ये एकल होता है। तत्पश्चात आपको लेना है एनाफेज। इस अवस्था में बाइवेलेंट विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं और गमन के दौरान सेंट्रोमियर आगे की तरफ रहता है। चारों क्रोमेटिड युक्त टेट्राड पृथक होकर दो क्रोमेटिड युक्त डायड में परिवर्तित हो जाते हैं। टीलोफेज, जब डायड विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच जाते हैं तो इनका आकार लंबा हो जाता है। केंद्रिका व केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है और कोशिका द्रव्य का विभाजन उपस्थित भी हो सकता है और अनुपस्थित भी हो सकता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, इस अवस्था में बीच में संकीर्णन हो रहा है कोशिका के अंदर, ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पे कह नहीं सकते कि साइटोकाइनेसिस भी विभाजन के तुरंत पश्चात प्रारंभ हो जाती है। मियोसिस सेकंड, ये मियोसिस सेकंड जो है वो पूर्णतः सूत्री विभाजन या माइटोसिस के समान होता है। इसी की प्रोफेज सेकंड अवस्था जो है वो काफ़ी लंबी होती है। तत्पश्चात आइए मेटाफेज सेकंड। यह अवस्था अल्प समय वाली होती है और गुणसूत्र विषुवत रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इनका सेंट्रोमियर विषुवत रेखा की तरफ होता है जबकि भुजाएं जो हैं वो पृथक होती हैं। गुणसूत्र जो हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करना प्रारंभ कर देते हैं। एनाफेज सेकंड, इस अवस्था में क्रोमेटिड स्वयं के सेंट्रोमियर द्वारा विपरीत ध्रुवों की तरफ प्रवास करते हैं। टीलोफेज सेकंड, पुत्री गुणसूत्रों के ध्रुवीय समूह अकुंडलित हो जाते हैं। केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली पुनः प्रकट हो जाती है और कोशिका विभाजन होता है और अंत में 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। बच्चों, ये सारे डायग्राम्स आपको ड्राइंग शीट पे बनाने हैं। बेहतर तो ये लगेगा कि आप लोग एक शीट पे पूर्णतः मियोसिस फर्स्ट के डायग्राम बनाएं और दूसरी शीट पे आप मियोसिस सेकंड के डायग्राम बनाएं। ज़्यादा बढ़िया तो आपके लिए ये रहेगा। डायग्राम आपको ड्राइंग शीट पे बनाने हैं और इनके जो कमेंट्स हैं वो आपको राइटिंग शीट पे लिखने हैं। तो ये सेल बायोलॉजी की 2 एक्सरसाइज थी आपकी, टू स्टडी द माइटोटिक डिवीजन और टू स्टडी द मियोटिक डिवीजन। तो माइटोटिक डिवीजन जो है
वो किसी भी विभाजन करने वाली ऊतक के अंदर आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन की कोशिकाएं बहुत ही लिमिटेड स्पेस में पाई जाती हैं। और जैसे कि हमारे टेस्टिस यानी कि वृषण, अंडाणु यानी कि अंडाणु में पाई जाती हैं, और इनके विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की संख्या पूर्ववर्ती कोशिकाओं के आधी रह जाती है। क्रोमोसोम्स की संख्या पूर्ववत कोशिकाओं के कंपेरिजन में क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। थैंक यू।